हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं, ताकि नेशन व्यू में जब आप खबर देखें तो उस पर सटीक और निष्पक्ष राय अपनी बना सकें। नेशन व्यू में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मच रहे दंगल की। राजनीति का अखाड़ा बन गई है यूनिवर्सिटी, जहां पर विचारों का मतभेद होना चाहिए, जहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होने चाहिए, वहां पर मार्च निकल रहे हैं। देश के विभाजन और देशभक्ति साबित करने की बातें की जा रही हैं। एबीवीपी के तिरंगा मार्च के जवाब में आज बारी थी लेफ्ट समर्थित आयसा के मार्च की। यहां ताकत दिखाने के लिए पूरे दलबल के साथ आयसा के कार्यकर्ता उतरे और आरोप जड़ा कि एबीवीपी अराजकता फैला रही है, जबकि एबीवीपी ने एक वीडियो दिखाकर यह दावा किया कि मार्च में देश विरोधी नारेबाजी हुई। देश की राजधानी में तल्ख हुई छात्र राजनीति। एबीवीपी के तिरंगा मार्च के जवाब में आयसा का मोर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मच गया कोहराम। डफली की थाप पर आजादी के नारे बुलंद कर रहे छात्रों के रडार पर एबीवीपी। जवाब देने की बारी लेफ्ट की युवा इकाई आयसा की रही, लिहाजा पूरे लाव लश्कर के साथ छात्रों का दलबल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में उतर गया। बैनर पोस्टर लिए छात्र काफी देर तक कॉलेज के बाहर हंगामा करते रहे। प्रोटेस्ट पीसफुली मार्च कॉल किया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो है वो खालसा कॉलेज के बाहर जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी रोड जो है वो खालसा कॉलेज की है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो मार्च है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। दूर तक आप नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर छात्र ही नजर आएंगे। करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने खुद को इस मोर्चे से अलग रखा, लेकिन छात्र संगठन आयसा ने कौर के नाम पर एबीवीपी की घेराबंदी की। आरोप लगाया कि एबीवीपी छात्र राजनीति के नाम पर अराजकता फैला रही है। कोई एबीवीपी वर्सेस आयसा का झगड़ा नहीं है, ये है कॉमन स्टूडेंट्स वर्सेस हुलिगनिज्म। यहाँ पे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं है, और आयसा का आप जानते हैं आयसा के कितने कैडर हैं, उससे कई ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन नेशनलिज्म को लेकर के क्या ये सब इस तरह की चीज़ें करनी ज़रूरी हैं? क्या प्रोटेस्ट से ये बताना ज़रूरी है कि हम नेशनलिज्म हम जानते हैं नेशनलिज्म क्या है? प्रोटेस्ट के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में वाद विवाद संवाद की आज़ादी होनी चाहिए, मारपिटाई से नहीं। मारपिटाई से हम यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं। इधर तल्ख तेवरों के साथ आयसा मैदान में है तो एबीवीपी मीडिया से मुखातिब होकर आयसा पर गंभीर इल्जाम लगा रही है। एबीवीपी ने दावा किया है कि आयसा के मार्च में देश विरोधी नारेबाजी हुई। हम जानते हैं हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इस कैंपस में माओवादियों से पैसा पाते हैं और माओवादियों के सपोर्ट में यहाँ माहौल खड़ा करते हैं। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, हंगामे और आरोपों की धार भी तेज हो रही है। मेरी एक ही सोच है कि ये हिंदुस्तान की बच्ची है, एक शहीद की बेटी है, और अगर उसने कोई बात करी है तो उसको ऐसे भद्दे थ्रेट्स अगर कोई देगा सोशल मीडिया पे तो हम उसके साथ खड़े हैं। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी उसके साथ खड़ी है। हमारी पॉलिटिकल अलायंस कुछ भी हो, लेकिन उसका राइट है, और उसकी एक शब्द के साथ उसके पैट्रियटिज्म को कि वो देशभक्त है कि नहीं है, इस पे सवालिया निशान नहीं डाला जा सकता। हम उसके साथ खड़े हैं। मैंने मैसेज भी किया, उनका मैसेज आया, उनके अंकल से भी मेरी बात हुई है, और मैं समझता हूं कि ऐसी गुंडागर्दी की हिंदुस्तान में जगह नहीं। उधर दिल्ली पुलिस गुरमेहर के आरोपों को लेकर एक्शन मोड में है। रेप की धमकी देने वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बावजूद इसके ये लड़ाई थमने की जगह और तेज होती जा रही है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त देशभक्ति बनाम देशद्रोह से उठा भवंडर सियासी हलकों तक जा पहुंचा है। मोदी सरकार और विपक्ष में ठन गई है। हर कोई दावा तो कर रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं नजर आ रहा। देशभक्ति बनाम देशद्रोह, यूं तो ये मुद्दा दिल्ली की छात्र राजनीति में गरमाया हुआ है,
लेकिन सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले में मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मोदी सरकार कह रही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। छात्रों के दिमाग में जहर घोलने की साजिश रची जा रही है। डूबते को तिनके का सहारा, वही हाल है राहुल गांधी का और लेफ्ट का। हम बोलने की आजादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन देश में बड़ा सवाल यह है क्या बोलने की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने की अभियान चलाया जाएगा? लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनके फ्रेश माइंड होते हैं, उसमें जहर डालने का काम ना करें। विचारधारा अपना अपना हो सकता है, लेकिन भारत को गाली देने का जो काम है वो ना करे, बस मेरा ये कहना है। सरकार के तेवर तल्ख हैं, ऐसे में कांग्रेस भी खामोश नहीं बैठी है। पहले गुरमेहर के बचाव में राहुल गांधी का ट्वीट आया और अब पूरी कांग्रेस मोर्चे पर उतर आई। हर एक के स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि लोगों को ऐसा महसूस हो कि बीजेपी एक ही पार्टी देशभक्त पार्टी है और बाकी के नागरिकों को देश की कोई चिंता नहीं है। ऐसा उनका एक लोगों को दिखाने के लिए, कहने के लिए ये सब कुछ करते हैं, कर रहे हैं। एक समस्या आजकल हो गई है कि राजनीति में संवाद का स्तर बहुत गिर गया है। किसे क्या बोलना है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, किस कोने से कहां किस पर हमला करना है, सब कुछ मैंने कहा प्रेरित है। इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इसे बीजेपी की कारस्तानी करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि पूरे हंगामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। कैंपस का मुद्दा अब सियासत की पहली पायदान पर चढ़ा है। इस जंग में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में देश के नामचीन शिक्षण संस्थाएं राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। दिल्ली से रविकांत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या हमारे देश का युवा और क्या हमारे देश के छात्र इतने कमजोर हैं कि उनकी बात रखने के लिए एक एक कर यूं हर पार्टी के नेता जो हैं वो कूदते हुए नजर आ रहे हैं? यहां पर उनकी सियासी साजिश ज्यादा समझ आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक खबर जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में खाने की जो कीमत आप चुका रहे हैं वो तय कीमतों से कितनी ज्यादा है? क्या आपको पता है कि IRCTC की रेट लिस्ट और ट्रेनों में बिकने वाले खाने की कीमत में जमीन आसमान का फर्क आता है? ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अब IRCTC ने एक रेट लिस्ट तैयार की है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि कोई भी आपको गलत दाम पे सामान ना बेचे। एक प्याली चाय के रेट में 50% की धांधली, एक बोतल पानी में 30% का डाका और हर थाली में 20 से 30 रुपए की ठगी। शायद तभी तो लोग कहते हैं रेल की दुकान, लूट से रहे सावधान। सफर करते वक्त आमतौर पर हर आदमी कभी न कभी ट्रेन में खाना खरीदने को मजबूर होता है, लेकिन किस तरह ट्रेनों में आपकी जेब काटी जा रही है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद IRCTC ने खुद ट्रेन में खाने पीने की चीज़ों की रेट लिस्ट जारी की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस रेट लिस्ट में है क्या। IRCTC के मुताबिक चाय या कॉफ़ी जिसकी मात्रा 150 मिलीलीटर होनी चाहिए उसकी कीमत है 7 रुपये, जबकि 1 लीटर पानी की बोतल 15 रुपये की मिलनी चाहिए। वेज थाली की कीमत 50 रुपये होनी चाहिए और इस थाली में आपको 150 ग्राम चावल, 2 पराठा या 4 रोटी जो 100 ग्राम तक की हो, दाल 150 ग्राम, मिक्स वेज 100 ग्राम तक, अचार, दही 100 ग्राम या मिठाई 40 ग्राम के साथ आपको 250 मिलीलीटर का पानी का ग्लास भी मिलना चाहिए। इसी तरह नॉनवेज थाली की कीमत 55 रुपये होनी चाहिए और इसमें भी आपको वेज थाली की तरह ही सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। फ़र्क बस मिक्स वेज की जगह 200 ग्राम की एक करी का ही है। अब सवाल ये है कि IRCTC की ओर से जिस कीमत का दावा किया जा रहा है क्या वाकई ये रेट लिस्ट ट्रेन में लागू हो पाती है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में पहुंचे। नहीं, जैसा पे करते वैसा खाना तो नहीं मिलता है। कितना पे करना पड़ता है? ये 60 रुपए का है
60 रुपए में क्या लिया है आपने? वेज बिरयानी है, दिखाएंगे जरा। 60 रुपए का वेज बिरयानी जो रेलवे प्रोवाइड करती है, और देखिए इसमें क्या होता है, चावल और चटनी। क्या इससे हो जाता है? 60 रुपए का लगता है? नहीं। क्या चाय कितने का मिलता है ये बताइए? चाय 10 रुपये का मिलता है। कैसा रहता है 10 रुपए का चाय? पीना ना पीना बराबर है। पीना और नहीं पीना बराबर है। और खाना? खाना ना खाना बराबर है। कितने का खाना लिया आपने? और वही 60 रुपया 70 रुपया लगता है। कहाँ से चले हैं आप? हम चले मुगल सराय से। क्या है खाने में? खाने में सादा खाना होगा। IRCTC का खाना है? हाँ, पलाजा का। क्या एक प्लेट कितने का आता है? ये 80 रुपये का आएगा। 80 रुपये में क्या क्या देते हैं? इसमें दाल फ्राई है और मटर पनीर का सब्जी है, सूखा सब्जी है, अचार है, जीरा राइस, चावल है। 80 रुपये का प्लेट है जो प्रोवाइड किया जाता है, IRCTC ट्रेन में लोगों को बेचती है। सर चाय की चुस्की ले रहे हैं, कितने की चाय है ये? चाय तो स्टेशन पे मिलवे करता है, 10 रुपया का है। खाने का क्वालिटी क्या रहता है अभी चाय का? जो खाने कोई क्वालिटी नहीं, सब पैसा अधिक ले रहे हैं। ये देखिए, ये रेलवे की चाय है, भारतीय रेल की चाय 10 रुपये की। जाहिर है IRCTC की रेट लिस्ट और हकीकत में बेहद फर्क है। हालांकि IRCTC ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो ट्रेन में कुछ भी खरीदें तो उसका बिल लेना ना भूलें। इससे न सिर्फ ट्रेन में खाने की गड़बड़ी की शिकायत करने में आसानी होगी, बल्कि साथ ही साथ कीमतों के गड़बड़ झाले पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ट्रेनों में खाने की लगातार शिकायत के बाद अब सरकार ने नई नीति बनाने की योजना बनाई है। जोनल रेलवेज की ओर से दिए गए ठेकों को खत्म कर दिया गया है और अब नई नीति के मुताबिक ज्यादातर ट्रेनों में ठेकेदार नहीं बल्कि IRCTC केटरिंग करेगा। खाने की लूट पर लगेगी लगाम, न स्वाद से समझौता, न कीमतों में गड़बड़ झाला। रेल मंत्रालय ने खाने की गड़बड़ी दूर करने के लिए कमर कस ली है। नई कैटरिंग पॉलिसी के जरिए ठेकेदारों की छुट्टी कर दी गई है और मुसाफिरों को उचित दर पर बेहतर खाना देने की तैयारी की गई है। नई नीति में मुसाफिरों को खाना देने की पूरी जिम्मेदारी रेलवे की होगी। खाना ट्रेनों में पकाया नहीं जाएगा, बल्कि ट्रेन की पेंट्री में सिर्फ ऐसी व्यवस्था होगी कि बेस किचन से आया हुआ खाना गर्म रहे। बेस किचन पर IRCTC का सीधा नियंत्रण होगा। बाजार की जानी मानी फूड चेन कंपनियों को रेलवे से जोड़ा जाएगा। बेस किचन जोनल रेलवे के अधीन होंगे, जिसके तहत सभी जोनल रेलवे के पेंट्री कार सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी IRCTC को दिए जाएंगे। A1 और A कैटेगरी के रेलवे स्टेशनों पर चलने वाले जन आहार और फूड प्लाजा और फूड कोर्ट की जिम्मेदारी भी IRCTC के पास होगी। अब हम नई पॉलिसी के साथ आए हैं। बेस किचन के कंसेप्ट के साथ ये पॉलिसी आई है, जहाँ पे खाना बनाना, उसकी निगरानी, उसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग एक पार्ट होगा और खाने की सप्लाई एक अलग पार्ट होगा। सेम एजेंसी खाना बनाकर खाना सप्लाई करने का काम नहीं करने वाली है। नई कैटरिंग पॉलिसी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कैटरिंग ठेकों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, तो वहीं सभी स्टेशनों पर 33% स्टॉल महिलाओं को देने की योजना है। साथ ही खाने की निगरानी के लिए भी IRCTC पूरी तरह प्रतिबद्ध होगी। जो बेस किचन का कंसेप्ट है, इसमें जो ट्रेन में सप्लाई किया जाने वाला खाना है वो बेस किचन में बनेगा। इन बेस किचन में पूरे मॉडर्न तरीके से जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनसे युक्त ये बेस किचन होंगे। इनकी मॉनिटरिंग और इनके संचालन का जिम्मा IRCTC के पास होगा। इसे प्रोफेशनली रन किया जाएगा और इनसे बना हुआ खाना अलग अलग ट्रेनों में सप्लाई किया जाएगा। नई नीति से IRCTC को 7 साल बाद एक बार फिर से ज़्यादातर ट्रेनों में खाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी मिलेगी। बताया जा रहा है कि रेलवे अब ट्रेन में खाना सप्लाई करने के लिए नए लाइसेंस नहीं देगा, बल्कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उस ट्रेन के खान पान की जिम्मेदारी IRCTC के पास आ जाएगी। नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अब बात करते हैं पैलेट गन की। जी हाँ, वही बहुचर्चित पैलेट गन जिसको लेकर कई सवाल उठे, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये एक अहम हथियार रही है, जिससे खौफ में रहती है कश्मीर में पाक परस्त ताकतें। बताया जा रहा है कि नए बदलाव के साथ घाटी में फिर से पैलेट गन की वापसी होगी। कश्मीर में पत्थरबाजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती का सबब रही है। सड़क पर पाक परस्त हरकतों को जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों को पैलेट गन का सहारा मिला। एक बार फिर पैलेट गन सुर्खियों में। बताया जा रहा है कि नए बदलावों के साथ पैलेट गन फिर कश्मीर में लौटेगी।
यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान फिर से पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक ने संकेत दिए हैं कि तकनीकी बदलाव के साथ पैलेट गन को फिर ग्राउंड पर उतारा जाएगा। पैलेट गन में इस्तेमाल की जाने वाली लोहे के छर्रे की बनी गोली पर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। कारतूस 5 से 12 के रेंज के होते हैं। 5 को सबसे तेज और खतरनाक माना जाता है। इसका असर काफी दूर तक होता है। पैलेट गन से तेज रफ्तार से छोटे लोहे के बॉल फायर किए जाते हैं। फायर करने के बाद कारतूस हवा में फटते हैं और छर्रे चारों ओर फैल जाते हैं। ये नॉन लीथल हथियार है, यानी इससे जान नहीं जाती है। कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तान के मोहरों को सबक सिखाने में सीआरपीएफ का सबसे अहम रोल है। सीआरपीएफ के डीजी के मुताबिक घाटी में हालात सामान्य हैं, बावजूद इसके हर हरकत पर सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। हालात जितना नाजुक था पिछले साल, उतना नाजुक अभी नहीं है। अभी तो पत्थरबाजी कभी कभी होती है, लेकिन जिस तरह से पिछले साल हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। कश्मीर में पैलेट गन को लेकर विवाद तब उठा था जब यह आरोप लगाया गया था कि पैलेट गन से कई बेगुनाह कश्मीरी भी शिकार हुए हैं। इसके बाद पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात भी उठी। अब नए बदलाव के साथ पैलेट गन फिर से जवानों का साथ देने की तैयारी में है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो हकीकत जो किसी सपने से कम नहीं। मुंबई की झुग्गी बस्ती से निकलकर कैसे एक बच्चे ने लॉस एंजलिस में हुए ऑस्कर समारोह का रास्ता तय किया और वहां कैसे वो सबकी आंखों का तारा बन गया। देखिए, मुंबई के कालीना इलाके में इस झुग्गी बस्ती में हॉलीवुड एक्टर देव पटेल के साथ सनी पावर का पोस्टर टंगा हुआ है। यहीं सनी का 30 सदस्यों का परिवार रहता है। स्कूल में जाता था वो, स्कूल में जाने के बाद फिर उसको स्लाइड किया उधर स्कूल के अंदर। जो उधर की जो लोग टीम आया था उनको, वो टीम के अंदर आके उनको बताया, बाबा इधर हम लोग स्लाइड कर रहे हैं। तो उधर अंधेरी में एक स्टूडियो, वो स्टूडियो के अंदर वो लोग ने उनको सिलेक्ट किया। सनी ने इस झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी से हॉलीवुड का रास्ता तय किया। एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में सनी पवार को हॉलीवुड फिल्म लॉयन की टीम ने चुना और सनी रातों रात इस इलाके का स्टार बन गया। ये अच्छी बात है। कहाँ के फिर हम लोग सोचे नहीं थे कि वो इतना आगे बढ़ेगा। उसने सोचा है लाइफ में मैं कुछ बन जाऊँ, वैसे उसने किया है। सनी ने ऑस्कर का हिस्सा बनकर ये साबित कर दिखाया है कि अगर हुनर और हौसला हो तो किसी भी उम्र में कामयाबी मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ।